नमस्कार दोस्तों और मेरे डियर स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है EL 308 के अगले लेक्चर में, जो कि हमारे यूनिट 2 का है, पार्ट 2 टेलीकम्युनिकेशन एंड स्विचिंग नेटवर्क, जैसा कि सब्जेक्ट का नाम है। तो इससे पहले हमने पार्ट 1 में, जो कि यूनिट 2 का इलेक्ट्रॉनिक स्पेस स्विचिंग का, उसमें हमने कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था और स्टोर्ड प्रोग्राम कंट्रोल तक हम पहुंच गए थे। उसके अंदर हमने सेंट्रलाइज्ड SPC और उससे रिलेटेड पढ़ा था, जैसा कि हम आगे की स्लाइड में देखते हैं। जैसे कि कंटेंट्स हमने इंट्रोडक्शन को समझा था, उसके बेसिक ब्लॉक डायग्राम को समझा था, और फिर स्टोर प्रोग्राम कंट्रोल क्या होता है वो देखा था। और उसके दो टाइप थे, एक तो सेंट्रलाइज्ड SPC और दूसरा डिस्ट्रीब्यूटेड SPC, जो कि आज हम पढ़ेंगे। सेंट्रलाइज्ड SPC के अंदर हमने वेरियस मोड्स, सिंगल प्रोसेसर, ड्यूअल प्रोसेसर और अवेलेबिलिटी और अनअवेलेबिलिटी हमने देखा था। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड SPC, और उसके अंदर हम आगे देखेंगे। फिर हम आइडिया ऑफ सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इनसे रिलेटेड चीज़ों को हम पढ़ेंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड SPC। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारा टॉपिक 2 डिस्ट्रीब्यूटेड SPC। लास्ट क्लास में हमने अवेलेबिलिटी और अनअवेलेबिलिटी को हमने डिस्कस किया था और वहाँ पर हमारा सेंट्रलाइज्ड SPC ख़त्म हो गया था। तो डिस्ट्रीब्यूटेड SPC में जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि इस SPC में जो कंट्रोल का कार्य होता है उसमें बहुत सारे प्रोसेसर मिलकर करते हैं। यानी हमारे सेंट्रलाइज्ड में तो क्या था, एक सेंट्रल प्रोसेसर था जिसके ऊपर मोस्टली जो वर्क था वो डिपेंडेंट था। तो इसके अंदर बहुत सारे प्रोसेसर होते हैं, और ये जो प्रोसेसर होते हैं ये कम कीमत के माइक्रो प्रोसेसर से बने हुए होते हैं, और इनकी अवेलेबिलिटी और रिलायबिलिटी जो होती है, रिलायबिलिटी यानी विश्वसनीयता, सेंट्रलाइज्ड SPC से बेटर होती है। इसमें एक्सचेंज के कंट्रोल को हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली बांटा जाता है, यानी एक तरीके से इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो या तो हॉरिजॉन्टल वे में होगा या वर्टिकल वे में होगा, वो डिपेंड करता है एक्सचेंज टू एक्सचेंज। वर्टिकल बांटने के मेथड में एक्सचेंज एनवायरनमेंट कई ब्लॉक्स में बांटे जाते हैं, और हर एक प्रोसेसर को एक ब्लॉक दिया जाता है, और वो प्रोसेसर उस ब्लॉक के टास्क का काम संभालता है। यानी कुछ भी काम हो सकता है वो उसको संभालता है। जैसे कि आप ये वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन देख पा रहे हैं, ब्लॉक 1 ब्लॉक 2 से लेके ब्लॉक N तक एक्सचेंज, और ऐसे ही यूनिट 1 से यूनिट N तक। इस तरीके से आपका ये पर्टिकुलर एक सिस्टम तैयार होता है। अगर हम आगे चलते हैं, हॉरिजॉन्टल बांटने में जो कंट्रोल फंक्शन होता है उसको एक ग्रुप में बांटा जाता है। जैसे कि कोई इवेंट मॉनिटर हुआ, आपका कॉल प्रोसेसिंग हुआ, और इसमें जो भी हमारे प्रोसेसर होते हैं वो एक या एक से अधिक प्रोसेसर मतलब काम करते हैं, और उन प्रोसेसर की एक चेन या एक एक्सचेंज को कंट्रोल किया जाता है, या वो एक्सचेंज को कंट्रोल करती है। तो इस तरीके से हमारा होता है ये डिस्ट्रीब्यूटेड SPC का हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन का। अब इसमें जो लेवल ऑफ प्रोसेसिंग होती है डिस्ट्रीब्यूटेड SPC में, वो 3 लेवल से होती है। मतलब लेवल 3 प्रोसेसिंग, लेवल 2 प्रोसेसिंग या लेवल 1 प्रोसेसिंग। लेवल 3 प्रोसेसिंग क्या होती है? तीसरे लेवल के प्रोसेसर में स्कैनिंग, डिस्ट्रीब्यूशन तथा मार्किंग का काम होता है। और ये जो प्रोसेसर होते हैं इनके जो मतलब हम कह सकते हैं असिस्टेंट डिवाइस, जिसको हम कह सकते हैं सहायक डिवाइस, वो स्विचिंग नेटवर्क और सिग्नलिंग इक्विपमेंट अपने पास ही रखते हैं। कहने का मतलब ये स्टूडेंट के डिपेंड करता है कि लेवल 3 प्रोसेसिंग यूज़ हो रहा है, लेवल 2 हो रहा है। बस हमें इसमें यहाँ पे ये समझना है कि लेवल 3 प्रोसेसिंग के अंदर क्या काम होता है, लेवल 2 के अंदर क्या काम होता है। अब इसमें जो कंट्रोल स्कीम होती है लेवल 3 के अंदर, वो 2 टाइप की होती है। कौन सी देख लेते हैं। एक तो होती है हार्डवायर्ड कंट्रोल। अब इसके अंदर जो भी हमारे लॉजिक सर्किट्स होते हैं, डिजिटल सर्किट्स, उनको मिलकर बनना होता है, और जिसके कारण क्या है, स्पीड हमारी फास्ट होती है, और इसकी जो कॉस्ट सर्किट निकल के आती है, जो सर्किटरी की जो कॉस्ट होती है वो लो कॉस्ट होती है, हम कह सकते हैं चीप होती है। तो इसलिए इसको हम इस तरीके बेसिस पे तो हम यूज़ में ले सकते हैं, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करना थोड़ा सा हमारे लिए डिफ़िकल्ट होता है। हार्डवायर्ड में ये इशू रहता है। और एक होता है माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल। उसमें ये जो माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ है और जो इम्प्लीमेंट है उसको ईजी होता है, क्योंकि सिंगल एक चिप होता है, इस कारण वो फ्लेक्सिबल भी होता है। तो डिपेंड होता है कि आप कौन सी कंट्रोल स्कीम को यूज़ में ले रहे हैं। अगर आपका इनिशियल सेटअप है तो हार्डवेयर कंट्रोल को आप यूज़ में ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको अपग्रेडेशन करना है तो माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल ज़्यादा बेटर रहेगा। फिर हम अगले लेवल प्रोसेसिंग मतलब आते हैं लेवल 2 प्रोसेसिंग में। उसके अंदर जो प्रोसेसर कॉल है
वो प्रोसेसिंग में काम में जो प्रोसेसर कॉल जो आते हैं उन्हें स्विचिंग प्रोसेसर भी हम कहते हैं। यानी कॉलिंग प्रोसेसर के अंदर जो भी हमारा अगर लेवल 3 हो, लेवल 2 हो, लेवल 1 हो, स्विचिंग का काम तो मेन रहेगा, लेकिन जो लेवल 2 में जो हमारा जो प्रोसेसिंग काम में आ रहा है उनको हम स्विचिंग प्रोसेसर कहते हैं। और ये जो स्पेशल प्रोसेसर होते हैं जो कि काफ़ी हाईली सिक्योर होते हैं और इनमें एरर लेस, मतलब इनके अंदर एरर नहीं आती है। तो जो इस तरीके के जो हमारे प्रोसेसर होते हैं वो लेवल 2 प्रोसेसिंग में काम में आते हैं। इनमें रिमोट कंट्रोल के लिए स्पेशल कम्युनिकेशन लिंक्स होती है, यानी स्पेशल चैनल्स होते हैं, और इनकी जो ट्रैफिक हैंडलिंग कैपेसिटी होती है वो अच्छी होती है। तो ये अगर आपका जैसे क्वेश्चन आया कि एक्सप्लेन लेवल ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड एसपीसी, तो दरअसल क्या होता है स्टूडेंट्स के अलग अलग टाइप के हमारे जो प्रोसेसर वगैरह होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। अब हो सकता है वो किसी लेवल 3 में हो, लेवल 2 में हो, तो हमें उनके बारे में लिखना है। फिर हम फाइनली लेवल 1 प्रोसेसिंग देख लेते हैं। लेवल 1 प्रोसेसर में स्टूडेंट्स क्या होता है कि ये दरअसल ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का काम संभालते हैं मोस्टली। और इसके अंदर ऑपरेशन और मेंटेनेंस में क्या होता है, जैसे हमारा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में कोई भी एक्सचेंज का काम हो, यानी मेंटेनेंस, जैसे सपोज किसी डिवाइस में प्रॉब्लम आ रही है या कुछ पर्टिकुलर कोई उसका पार्ट ख़राब हो रहा है, तो वो दरअसल उनकी मॉनिटरिंग करते हैं। दूसरा होता है ट्रांसलेशन टेबल में इंफॉर्मेशन को ऐड या डिलीट करना, यानी कोई भी पर्टिकुलर जैसे ऑपरेशन हो रहा है, कोई भी नई हमारी लाइन है या ट्रंक है उसको कनेक्ट या डिसकनेक्ट करना, कोई भी एक्सचेंज के कार्य को सुपरवाइज करना, ट्रैफिक को मॉनिटर करना, एरर या मिस्टेक्स का पता करना और प्रोग्राम को डायग्नोस करना। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर क्या होता है, लेवल 1 प्रोसेसिंग क्या दरअसल एक तरीके से आउटर प्रोसेसर है। हमारा जो पहले हमने देखा लेवल 2 या लेवल 3 प्रोसेसिंग, यही हमारे काम में आता है। तो यहाँ पर हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड एसपीसी ओवर हो जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड एसपीसी में कुछ नहीं स्टूडेंट, दरअसल हमने सेंट्रलाइज एसपीसी को समझा, उसकी अवेलेबिलिटी और अनअवेलेबिलिटी को हमने देखा। तो उस हिसाब से हम इन चीज़ों को हमने डिस्ट्रीब्यूटेड एसपीसी में इम्प्लीमेंट किया और हमने उसको यूज़ में लिया। बस वहाँ ये है डिस्ट्रीब्यूटेड एसपीसी के अंदर आपके कि आपके जो प्रोसेसर होते हैं वो बहुत सारे होते हैं और बहुत सारे प्रोसेसर अपना अलग अलग काम संभाल रहे होते हैं। अब क्योंकि ये एक तरीके से मल्टी प्रोसेसिंग टास्क हो गया, तो इससे क्या है, इसका एग्जीक्यूशन मतलब स्पीड जो हम कहते हैं वो फास्ट होती है एज़ कम्पेयर टू सेंट्रलाइज। सेंट्रलाइज में तो एक ही प्रोसेसर के ऊपर लोड होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हम स्टूडेंट अब पढ़ते हैं सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर। अब एसपीसी स्टोर प्रोग्राम कंट्रोल, जैसा कि हमने बताया कि इसके अंदर दरअसल हमारे चिप होती है जिसमें सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, जिसको हम प्रोग्राम बोलते हैं, वो होते हैं। लेकिन वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन से पर्टिकुलर हमारे एक सॉफ्टवेयर बनता है। अब सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर दरअसल हमारा एक डेडिकेटेड टास्क को परफॉर्म करता है। अभी इसको आप इस तरीके से समझिए। अब एसपीसी में कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं, एक तो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दरअसल अगर हम बात करें तो इन जनरल भी आपके अगर आपको कंप्यूटर साइंस का आइडिया हो तो सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इसका ज़रूर आइडिया होना चाहिए आपके। ये फर्स्ट ईयर में बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर फंडामेंटल आईटी, जो कि अब इस सेम में मतलब ऐड हो गया है, उसमें है, और पहले भी आपके ये चीज़ रही है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारे सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर एसपीसी के अंदर भी वही होते हैं जो जनरल कंप्यूटर सिस्टम में होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में हम जो कॉल प्रोसेसिंग में जो यूज़ आने वाले सॉफ्टवेयर के बारे में स्टडी करेंगे। जैसा कि मैंने लिखा है, कॉल प्रोसेसिंग एक सिंगल इवेंट नहीं है। बिल्कुल आप जैसे मान के चलिए कोई कहीं से कॉल कर रहा है, ये नहीं कि सिंपल कॉल लग गया, उसके अंदर बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। अब जैसे कुछ एक इवेंट होते हैं उनका तो टाइम पीरियड फिक्स होता है, जैसे कि कुछ मिली सेकेंड हो गया। और अगर हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर है उसके अंदर बहुत सारी कॉल को एक साथ प्रोसेस करना होता है। ये नहीं कि आपका जो सिस्टम का सॉफ्टवेयर है वो सिर्फ एक कॉल के लिए, क्योंकि बहुत सारी कॉल होते हैं, बहुत सारी लाइन्स होती हैं। तो यहाँ जो प्रोसेस का जो मीनिंग है वो दरअसल है प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होना, सिंपल। और एक प्रोग्राम एक पैसे से मतलब उसके अंदर चेंजेस आ सकते हैं जो कि एक लिखे हुए कमांड को प्रोसेस में लाता है, और जब वो एक एक्टिव एंटिटी हो जाता है तो मतलब वो एक टास्क में हो जाता है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, इसको मैं क्लियर करता हूँ। दरअसल क्या होता है कि सपोज मान के चलिए कोई भी टास्क आया कॉल को कनेक्ट करने का, मान के चलिए अब कॉल को कनेक्ट करना है, उससे पहले वो टास्क आके स्टोर हो गया, तब तक तो वो पैसिव एंटिटी है। और जैसे ही वो प्रोसेस में आया तो वो एक एक्टिव एंटिटी हो जाएगा और एक टास्क हो जाएगा। तो हम दरअसल इसको बोलते हैं।
अब जो प्रोसेसर होता है उसके अंदर बहुत सारी स्टेटस होती हैं, जैसे रनिंग, रेडी और ब्लॉक्ड स्टेट, जैसा कि आप डायग्राम से देख रहे हैं। अभी मैं इसको इंडिकेट कर देता हूँ। ये तो आपकी रनिंग स्टेट है। रनिंग स्टेट में आपके टाइम आउट स्टेट होगी और एक इवेंट अगर हो गया। अगर किसी भी रीज़न से मान के चलिए आपका एक ट्रांजिशन से दूसरे ट्रांजिशन, सपोज मान के चलिए लाइन अवेलेबल नहीं है तो वो ब्लॉक्ड हो जाएगा। ये आपकी इवेंट अकरिंग का है। हो सकता है अगर टाइम आउट हो तो रेडी में भी जा सकता है, हो सकता है रेडी से हो तो वो रनिंग प्रोसेस में चला जाए। तो डिपेंड करता है कि हमारी किस तरीके की प्रोसेस स्टेट में और वो कौन से ट्रांजिशन में जा रहा है। मोस्टली बस हमारे इसमें मतलब जैसे हमने बात की कि कॉल प्रोसेसिंग एक सिंगल इवेंट नहीं है, उसके अंदर बहुत सारे इवेंट हो सकते हैं। मान के चलिए कॉल कनेक्ट कर रहे हैं, एक्सचेंज तक गया, लेकिन आगे वाली लाइन फ्री नहीं है, तो हो सकता है वो ब्लॉक हो जाए। हो सकता है वो रेडी हो तो रेडी से बाद में फिर वो दूसरे स्टेट में चले जाए। तो ये हमारा कुछ सिस्टम सॉफ्टवेयर का आइडिया है। अब और हम आगे बढ़ते हैं। सिस्टम में बहुत सारे प्रोसेस प्रेजेंट होते हैं और सीपीयू किसी एक प्रोसेस को ही प्रदान किया जा सकता है। मतलब जैसे मान के चलिए अगर कोई सीपीयू अगर कोई पर्टिकुलर वर्क कर रहा है तो उसी के लिए वो एलोकेट होगा उस टाइम के लिए। एक प्रोसेस रनिंग स्टेट में होता है जब सीपीयू उस पर काम कर रहा है, और दूसरा प्रोसेस रेडी स्टेट में होता है जब ये सीपीयू मतलब यूज़ के लिए रेडी हो। और जबकि जो दूसरा प्रोसेस है वो ब्लॉक्ड स्टेट में है, मींस वह सीपीयू के लिए काफ़ी टाइम से वेट कर रहा है और सीपीयू उससे पहले किसी और टास्क पर काम करे तो उससे पहले वो उसको ब्लॉक्ड स्टेट कर देगा। और रेडी स्टेट में भी सभी प्रोसेस एक क्रम से लगे रहते हैं और सीपीयू का वेट करते हैं। यानी एक तरीके से ये जो हमारा एग्जीक्यूशन का जो प्रोसेस है वो कुछ इस तरीके से है। अब प्रोसेस से अब मतलब बार बार इसमें प्रोसेस वर्ड आ रहा है। दरअसल जो भी प्रोसेस वर्ड है वो आपकी कोई ना कोई कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। हो सकता है वो कॉल कनेक्टिविटी, कॉल ब्लॉकिंग, या बहुत टाइम से वेट कर रहा है, टाइम आउट हो जाए तो वो उसको ब्लॉक कर दे। तो इस तरीके की कंडीशन होती है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक प्रोसेस को प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में प्रदर्शित किया जाता है। यानी कोई भी प्रोसेस होता है उसके अंदर एक इंटरनल ब्लॉक होता है जिसको हम प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक बोलते हैं। अब प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक को थोड़ा समझ लेते हैं। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक एक डेटा स्ट्रक्चर होता है। डेटा स्ट्रक्चर मतलब कोई भी, जैसे अगर आप डेटा है उसका एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होगा जो कि डेटा को स्टोर करेगा, जैसे कि आगे लिखा हुआ है, जो कि प्रोसेस की सभी इंफॉर्मेशन रखता है। जैसे कि प्रोसेस की करंट स्टेट, प्रोसेस मतलब उस समय उसकी करंट स्टेट क्या है, प्रोसेस किस नंबर पे आएगा मतलब उसकी क्या प्रायोरिटी है, सीपीयू उस पर कब वर्क करेगा उसी के अकॉर्डिंग वर्क करेगा, प्रोसेस की कौन सी मेमोरी एलोकेट गई है मतलब कौन सी मेमोरी में उसको एलोकेट किया गया है, या प्रोसेस के अकाउंट जैसे कि सीपीयू की टाइम लिमिट क्या है। मतलब ये सारी चीज़ें मतलब एक तरीके से उससे रिलेटेड जो भी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है वो हमारा प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक रखेगा। ठीक है। अब उसके बाद में एक और हमारी टर्म होती है प्रोसेस स्विचिंग। अब प्रोसेस स्विचिंग का क्या मतलब होता है? प्रोसेस स्विचिंग से आशय है कि सीपीयू को विभिन्न प्रोसेस के बीच स्विच बदलने से, यानी जो भी हमारा प्रोसेस स्विचिंग है, हमारा जो भी पर्टिकुलर सीपीयू जो भी प्रोसेस कर रहा है कुछ रीजन से, कुछ पर्टिकुलर काम से, मतलब कुछ पर्टिकुलर केस की वजह से अगर हम स्विचिंग कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं प्रोसेस स्विचिंग। अब किस केस से होती है? एक तो होता है कि अगर वर्तमान में चल रहा हो प्रोसेस वो ब्लॉक हो जाए, किसी भी रीज़न से अगर वो ब्लॉक हो रहा है, या फिर जब कोई इंटरप्ट या हाई प्रायोरिटी प्रोसेस उसको चालू कर दे। क्या होता है स्टूडेंट, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई कॉल हो रही है और कोई अर्जेंट कोई या मतलब इंटरप्ट मतलब बीच में अगर उसको रोकना पड़े हमें, तो उस समय ये प्रोसेस स्विचिंग होती है। दरअसल आपका ये सेकंड ईयर के 207 माइक्रो प्रोसेसर जैसा आपने इंटरप्ट उससे समझा, तो उस तरीके का ये कॉन्सेप्ट है और दरअसल वो ही है इंटरप्ट हाई प्रायोरिटी प्रोसेस, उस तरीके से। तो प्रोसेस स्विचिंग में प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में डेटा सेव एंड लोड किया जाता है। हाँ, कुछ भी हो, चाहे भले कैसा भी चेंज हो, प्रोसेस स्विचिंग का जो भी अगर वर्क हो रहा है वो उसको प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में भी सेव किया जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रोसेस स्विचिंग का जो एक डायग्राम है वो हमने देखिए, जैसे स्टूडेंट हमने नीचे दे रखा है, जिसमें दो प्रोसेस है ए और बी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये एक प्रोसेस है, ये दूसरा प्रोसेस है। प्रोसेस ए सब्सक्राइबर लाइन स्टेट टेबल को चेक कर रहा है, यानी ये जो प्रोसेस है ये जो भी हमारी सब्सक्राइबर की लाइन है उनकी टेबल को चेक कर रहा है, और उसका काम क्या है, कौन सा सब्सक्राइबर फ्री है। ठीक है। उसी समय प्रोसेस बी ऑन होता है जो कि ए से हाई प्रायोरिटी, यानी इसका ज़्यादा महत्व है।
और उसे भी सेम सब्सक्राइबर लाइन की ज़रूरत है, तो वो उसको यूज़ में ले लेगा, यानी ये तो बैठ जाएगा और ये स्टार्ट हो जाएगा। जब बी का काम पूरा हो जाएगा तो वो जो भी लाइन है वो ए को ट्रांसफ़र कर देगा, उसको हम बोलते हैं प्रोसेस स्विचिंग। जैसे कि आप देख पा रहे हैं रनिंग चल रहा है और एकदम से ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, ये आइडियल था तब तक, फिर इसने काम करना शुरू किया रनिंग, फिर ये ब्लॉक हो गया या इंटरप्ट हो गया, फाइनली इसने इसको ट्रांसफ़र कर दिया। तो इस तरीके से काम होता है। ये आपका जो फिगर है ये आपका प्रोसेस स्विचिंग का फिगर है। तो उम्मीद है कि प्रोसेस स्विचिंग समझ में आया होगा। फिर सॉफ्टवेयर के ऑपरेटिंग सिस्टम के पढ़ने के बाद हम सॉफ्टवेयर के प्रोडक्शन के बारे में देख लेते हैं, जो कि हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन को 4 स्टेप्स में हम विभाजित कर सकते हैं। पहला तो होता है हमारा फंक्शनल स्पेसिफिकेशन, दूसरा होता है हमारा फॉर्मल डिस्क्रिप्शन एंड डिटेल स्पेसिफिकेशन, तीसरा कोडिंग एंड वेरिफिकेशन, चौथा टेस्टिंग एंड डिबगिंग। ये आपके सीधा सीधा हम बात करें तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ सकता है, या सिंपल आपको 1 लाइन आंसर में भी आप इसको लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर का टॉपिक ख़त्म हुआ। अब हम इस ई लेक्चर का लास्ट टॉपिक है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, उसको समझ लेते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्विचिंग सिस्टम के सॉफ्टवेयर का स्विचिंग सिस्टम के सॉफ्टवेयर का लगभग 80% यानी 80% भाग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। क्योंकि आपका जो भी सॉफ्टवेयर था सिस्टम सॉफ्टवेयर, उसका तो काम है दरअसल कुछ भी कनेक्टिविटी को करना, लेकिन जो इंटरनल है जो कि मतलब एप्लीकेशन बेस्ड काम है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही करेगा। जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन और मेंटेनेंस मिलकर 65% भाग बनाते हैं, और पूरे सॉफ्टवेयर में लगभग 4 से 5 लाख इंस्ट्रक्शन होते हैं, काफ़ी बिग अमाउंट है। पूरा सॉफ्टवेयर को रेजिडेंट नहीं होता है, यानी जो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है तथा कॉल प्रोसेसिंग जो सॉफ्टवेयर को रेजिडेंट वो होता है जो कि एडमिनिस्ट्रेशन और मेंटेनेंस बैकअप मेमोरी में स्टोर होते हैं। ये सिंपल इनके आपके एक्सचेंज के जो भी मतलब रिलेटेड टर्म्स हैं वो हैं, और मतलब हम आगे अभी बात कर रहे थे एडमिनिस्ट्रेशन एंड मेंटेनेंस बैकअप मेमोरी में स्टोर होते हैं, जो कि आवश्यकता पड़ने पर मेन मेमोरी में लाए जाते हैं। यानी ये जो आपका जो कोर रेजिडेंट सॉफ्टवेयर है और जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जो जिसको हम कॉल प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर को रेजिडेंट भी कहते हैं, को रेजिडेंट को, वो हमारे मेन मेमोरी पार्ट में जब तक नहीं आते हैं जब तक हमें उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिर हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला तो है हमारा कॉल प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, दूसरा है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सॉफ्टवेयर, और तीसरा है हमारा मेंटेनेंस सॉफ्टवेयर। जैसे जो कि मैं ऊपर एक्सप्लेन कर रहा था, कॉल प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में आप जो कि कोर रेजिडेंट मेन मेमोरी, और जो दूसरा है हमारा कॉल प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर को रेजिडेंट इसके अलावा जो कि मेंटेनेंस बैकअप मेमोरी में जो स्टोर हो रहे हैं, वो तो है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सॉफ्टवेयर, और दूसरा है हमारा मेंटेनेंस सॉफ्टवेयर जो कि हमारी बैकअप मेमोरी में होता है। कहने का मतलब इसको ऐसे समझिए कि हमारे जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो हमारे जो ओवरऑल सॉफ्टवेयर का 80% पार्ट होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। एक तो कॉल प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर जो कि को रेजिडेंट सॉफ्टवेयर कहते हैं, जो कि मेन मेमोरी में होता है, यानी कॉल प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर को रेजिडेंट भी कह सकते हैं हम उसको। दूसरा होता है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सॉफ्टवेयर, और तीसरा है हमारा मेंटेनेंस जो कि हमारी बैकअप मेमोरी में होता है, जैसे कि ऊपर लिखा हुआ है बैकअप मेमोरी में स्टोर होते हैं, जो कि आवश्यकता पड़ने पर मतलब जब ज़रूरत पड़ेगी तभी मेन मेमोरी में, ये दोनों सॉफ्टवेयर मेन मेमोरी में तभी लाए जाते हैं। ठीक है, अब हम अगर आगे बात करें तो डिस्क्रिप्शन ऑफ सॉफ्टवेयर पैकेज, यानी एक सॉफ्टवेयर को 3 भाग में, एक तो सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा है हमारा डेटा स्ट्रक्चर, और तीसरा है हमारा प्रोसेसिंग फंक्शन। अब स्विचिंग सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशन और इसके बाद में डेटा स्ट्रक्चर और प्रोसेसिंग, इसको मैं मतलब अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैं सोच रहा था कि आगे, लेकिन हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। तो स्विचिंग सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब होता है कि जिसमें सॉफ्टवेयर पैकेज में मॉड्यूल्स को हम बांट देते हैं, और हर एक मॉड्यूल का एक स्पेसिफिक काम होता है, यानी उस टास्क के आधार पर मॉड्यूल का एक साइज़ होता है जो कि अलग अलग डिपेंडेंटेबल होता है, कि मतलब वेरी होती है साइज़, और सभी मॉड्यूल एक डेटा टेबल द्वारा डेटा एक्सचेंज करते हैं। यानी जो स्विचिंग सॉफ्टवेयर का काम होता है स्टूडेंट्स, उसके अंदर हमारे अलग अलग मॉड्यूल्स होते हैं, और उन मॉड्यूल्स के अकॉर्डिंग मतलब उनकी साइज़ होती है, और जितने भी मॉड्यूल होते हैं उनका एक डेटा में मतलब उनकी डेटा बेस रखा जाता है, और वो उन डेटा टेबल के द्वारा डेटा एक्सचेंज करते हैं। दूसरा है हमारा
जो कि हम देख रहे थे डेटा स्ट्रक्चर ऑफ स्विचिंग सिस्टम। अब डेटा ऑफ स्विचिंग सॉफ्टवेयर, अब स्विचिंग सॉफ्टवेयर में डेटा दो तरीके के हो सकते हैं। एक तो सेमी परमानेंट, जैसे कि आप समझ रहे हैं सेमी परमानेंट, जो कि हार्डवेयर पैरामीटर है तथा फाइल की तरह स्टोर होता है। और दूसरा टेम्परेरी, जो कि प्रोसेस की इंफॉर्मेशन को रखता है और टेबल्स की फॉर्म में स्टोर करता है। यानी स्टूडेंट, अभी तक हो सकता है आज आपको क्लास थोड़ी सी अजीब लगे, क्योंकि मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि ये इनकी जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं उनको आपको समझना ज़रूरी है। अब जैसे कि आपने सॉफ्टवेयर पैकेज में देखा, पहला आपने देखा कि स्विचिंग सॉफ्टवेयर जिसके अंदर अलग अलग मॉड्यूल हैं और उन अलग अलग मॉड्यूल की साइज़ है और उसी के अकॉर्डिंग उनका डेटा टेबल है और जो कि आपस में डेटा एक्सचेंज करते हैं। दूसरा है डेटा स्ट्रक्चर ऑफ स्विचिंग सॉफ्टवेयर, जिसके अंदर एक तो सेमी परमानेंट डेटा है जो कि हार्डवेयर पैरामीटर से रिलेटेड है, और दूसरा हमारा टेम्परेरी, जो कि जो भी प्रोसेस हो रही है कॉल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन उनकी टेबल के फॉर्म में स्टोर करता है। तीसरा है हमारा प्रोसेसिंग फंक्शन ऑफ स्विचिंग सॉफ्टवेयर, जिसके अंदर क्या होता है, कॉल प्रोसेसिंग मतलब जो कि पहले लाइन को स्कैन करता है, राउट मतलब रूट बनाता है और लिंक सेटअप करता है, और जो कि कॉल लाइन और कॉलिंग लाइन से संबंधित कार्य है जो कि हमारा प्रोसेसिंग फंक्शन को करता है। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन करता है ट्रैफिक मॉनिटरिंग, यानी उस पर्टिकुलर लाइन में कितना ट्रैफिक है, उसकी सेंट्रलिंग या उसकी बिलिंग का काम। और मेंटेनेंस, जैसे कि आपको बताया कि डायग्नोस्टिक कोई भी कहीं भी फॉल्ट है या मतलब जो भी कुछ भी मतलब प्रॉब्लम है वो मेंटेनेंस का काम करता है। तो आज के हमने लेक्चर में देखा डिस्ट्रीब्यूटेड एसपीसी को समझा, फिर हमने सॉफ्टवेयर मतलब जो कि उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहा है उनको देखा, सिस्टम सॉफ्टवेयर को देखा। सिस्टम सॉफ्टवेयर दरअसल एक तरीके से बाहरी काम है, इंटरनल वर्क है, वो हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बेस्ड है। उसके अंदर आपने देखा कि किस तरीके से मतलब इनको हमने डिवाइड किया हुआ है सॉफ्टवेयर पैकेज को। ओवरऑल काम यही, इनका काम यही है कि लिंक को सेटअप कीजिए जितना कि मतलब समझा पाऊँ या समझ पा रहे हैं हम, और फाइनली कॉल को प्रोसेस कीजिए। अब उसके अंदर अगर कोई डेटा स्टोर करना है या एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, मेंटेनेंस का काम है, तो वो बैकअप मेमोरी में रहते हैं। जब भी ज़रूरत हो तो उनको आप मेन मेमोरी में ले आइए। तो इस तरीके से हमारा ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का काम हुआ। अब हम अगले लेक्चर में आगे के पार्ट को देखेंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट्स इन चैप्टर को ध्यान से पढ़िए और मेन चीज़ अपना ध्यान रखिए कोरोना महामारी में अपने और अपने परिवार का। फिर हम अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।